मैं इस समय उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के साथ बैठा हूं, जो महाराष्ट्र में एक चिर परिचित नाम है। इनके परिचय के बारे में ज्यादा कहना अतिशयोक्ति होगी। मैं थोड़े से जानकारी दूंगा। गोपाल शेट्टी जी का सफर एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ और इनकी छवि देख के, इनके काम को देखते हुए इन्हें नगर सेवक की यानी कॉरपोरेटर की टिकट दी गई और ये लगातार 3 बार कॉरपोरेटर बने। नतीजा ये रहा कि आम जनता में इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और भाजपा के केंद्रीय कार्यकारिणी को लगा कि इनको कुछ और अहम पद देना चाहिए। इस वजह से इन्हें विधायक की टिकट दी गई, एमएलए की टिकट दी गई और ये 2 बार चुनाव जीत के आए। जब इनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई, लोकप्रियता इसलिए बढ़ी कि ये जनता के काम में रस रखते थे, उनके हर काम को करने के लिए तत्पर रहते थे, जिसकी वजह से बाद में इन्हें चुनाव के लिए लोकसभा की टिकट दी गई। लोकसभा के चुनाव में गोपाल शेट्टी जी महाराष्ट्र में नंबर 1 के नेता बने और सबसे अत्यधिक मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद ये सिलसिला चलता गया और लोग चाहते हैं कि शेट्टी साहब उनके काम आए और ये ऐसे नेता हैं कि ये न तो दिन देखते हैं न रात देखते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं और इनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जीवन में जनता के लिए कुछ करता रहूं। शेट्टी साहब, जैसे सुना है कि पीयूष गोयल जी को इस समय यहाँ पे टिकट दी गई है, उसका मेरे ख्याल से और जनता ये कह रही है कि उत्तर मुंबई की सीट जो है सबसे ज्यादा भाजपा की सुरक्षित सीट है और यहाँ पे कभी भाजपा की हार हो ही नहीं सकती। पीयूष गोयल साहब केंद्रीय मंत्री होने की वजह से केंद्रीय कार्यकारिणी ने सोचा कि उनको यहाँ से टिकट देंगे तो चुनाव 100% जीत के आएंगे। लेकिन सर, ऐसा लग रहा है कि कुछ जनता ने लग रहा है कि आपके ऊपर न्याय नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो इस बात को हम सब लोगों ने मिलकर ध्यान में लेना चाहिए कि पीयूष गोयल जी एक बहुत वजनदार नेता है। वर्तमान में वो मंत्री है जी। और गत 10 साल लगातार मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में वो काम करते हैं जी। और मोदी जी के बगल में जो खड़े होते हैं, बैठते हैं, उसमें से पीयूष गोयल जी। नितिन जी गडकरी जी भी एक बहुत कद्दावर नेता है, उनका भी काम बहुत बड़ा है। लेकिन पीयूष गोयल जी एक अनुभवी भी है जी। 15-18 साल से वो राज्यसभा में सांसद के रूप में काम करते हैं। देखिए, मुझे कभी ना कभी तो रिप्लेस होना था जी, है ना सर। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरे बड़प्पन की वजह से तो लोग मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, लोग इतने बार बार भारी मतों से जिताते हैं। तो जो लोगों का विश्वास है उसको भी तो मैंने कायम रखना चाहिए। जी जी। 100% तो लोग एक भगवान को नहीं मानते हैं, तो 100% तो लोग मुझे भी नहीं चाहते हैं। मेरे बारे में भी अनाप शनाप बातें करने वाले लोग हो सकते हैं, मेरे पार्टी में भी हो सकते हैं, बिल्कुल पार्टी में, मेरे जिला में हो सकते हैं, मेरे वार्ड में हो सकते हैं जी। और ये एक जिंदापन का मिसाल है, मैं कहूंगा, क्योंकि हर आदमी को अपना व्यक्ति स्वतंत्र होता है बोलने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी होने की वजह से हमारे में शिस्तता बहुत बड़े पैमाने पर है जी। अब मैं ये मानता हूं कि जो काम बड़े बड़े जो कुछ काम है वो जो मैं नहीं कर पाया, पीयूष गोयल जी इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, मकसद तो हम सबका एक है कि हमारे उत्तर मतदार संघ का भला हो। एब्सोल्युटली, बराबर ना? अगर समझो ऐसा कोई उम्मीदवार होता था जिससे उत्तर मुंबई का नुकसान होने वाला है तो फिर निश्चित उसके बारे में बातें की जा सकती है। लेकिन पीयूष गोयल जी के आने के बाद में अच्छा ही होने वाला है। 4 बड़े काम होंगे, है ना, बड़े काम होंगे। एकदम आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं भी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। मुझे 10 साल में कोई CSR फंड भी मैंने कभी, मेरा एक स्वभाव भी नहीं है, मैंने बहुत कम पैसे में जो काम किया, लोग फिर सोचते हैं फिर इतना काम कैसा लगा, भगवान की कृपा होगी मेरे पर जो इतना काम हुआ। तो फंड तो सबको मिलता है। मैंने कभी किसी के पास फंड, कॉर्पोरेट CSR फंड का भी उपयोग ने कभी इंडियन ऑयल के लोगों को लिखा मैंने 1-2 पत्र, लेकिन नहीं उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। तो फिर मैं बहुत गिरना, ये मेरा स्वभाव ही नहीं रहा है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैं स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अपना एक लेवल मेंटेन करके काम करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि पीयूष गोयल जी के आने के बाद उत्तर मुंबई के लोगों को न्याय मिलेगा। मैं मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत खून पिया है, ऐसा कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। निःशुल्क जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, अपने जेब के पैसे लगाकर कार्यकर्ताओं ने काम किया है,
तो मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में थोड़ा उसमें बदलाव आएगा। जी बदलाव आएगा। केंद्र सरकार में इतने बड़े पद पे पीयूष गोयल जी है, तो कुछ कार्यकर्ताओं को अच्छे जगह पे नौकरी मिले बिल्कुल है। बिल्कुल जो मैं नहीं कर पाया वो अगर वो करते हैं तो मुझे उस बात की खुशी हो गया ना, मुझे Absolutely. मेरे मन में जरा भी रंज और जरा भी दुख नहीं है। अगर मैं दुख व्यक्त करता हूं तो मैं मानता हूं कि मैं मेरे मतदाताओं का अपमान करता हूं जिन्होंने मुझे जी इतना जी दिया। जी मैं मेरे पार्टी का अपमान करता हूं जिस पार्टी के नेताओं ने मुझे इतना दिया। 7 बार भी मुझे टिकट मांगना नहीं पड़ा, सामने से टिकट दिया। जी 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 इन दिनों में टिकट पाना कितना हाँ कठिन है और कठिन क्या क्या काम है। लोग करते हैं। उसके बावजूद भी मुझे पार्टी के लोगों ने इतना सारा दिया, और उसके बाद में मैं अगर ऐसा कुछ काम कर देता हूं जिससे मेरे स्वभाव को, मुझे मानने वाले लोगों को और मेरे पार्टी के नेताओं को ठेस पहुंचे, ऐसा तो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकता हूं। और हम सब लोग मिलकर ये 2 महीना जो है तन मन धन से काम करते हुए पीयूष गोयल जी की एक भारी जीत हो, इसलिए हम काम करेंगे। और उसके बाद में जो भी मेरे वर्तमान या तो उसके भविष्य के बारे में सोचना करना होगा वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जी जी 2 महीने का मैंने तय कर लिया है कि जो पीयूष गोयल जी के साथ में रोज आप पूरा रहेगा, समय पीयूष गोयल जी को पीयूष देंगे। गोयल जी के साथ रहूंगा और ऑफिस में भी रोज यहाँ पर रहूंगा। मैंने महीने में 25 दिन तो मैं ऑफिस में मिलता ही था, लेकिन बिल्कुल अभी 1 आध दिन भी नहीं मिलूंगा तो लोगों को बोलेगा देखो ऐसा होगा इसलिए साथ नहीं। तो लोगों के मन में वो नहीं आना चाहिए, हाँ शंका इसलिए नहीं रहनी प्रयास, चाहिए। हाँ शंका नहीं आना चाहिए, इसलिए प्रयास करूंगा कि रोज पहले से भी अधिक यहाँ भी मिलूंगा और अधिक से अधिक समय पीयूष गोयल जी के साथ में घूमूंगा। जी सर, लोकसभा में आपने सवाल किया था कि गरीबों को जो मकान नहीं मिल पा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी भी एक फेस लाइव करके आया हूँ जी कांदिवली में, गोपाल भवन नाम का जो जी जी 5 जी साल हो गया उसको टूटकर, और प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हुए भी एक्सेस रोड का प्रॉब्लम है। तो हमारे कॉर्पोरेशन के आईएएस ऑफिसर्स, इतना 59,000 करोड़ रुपए का बजट हमारा कॉर्पोरेशन का, और इतने बड़े कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, लॉ ऑफिसर, ये छोटा सा मसला जो एक्ट में है, प्रोविजन है, हाँ हाँ उसके बावजूद भी करते नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि परमात्मा ने मुझे एक अलग काम करने का भी मौका आने वाले दिनों के लिए दिया है, क्योंकि जी मैं खुलकर अभी काम कर सकता हूँ। मैं बंधन जी से मुक्त हो जाऊंगा तो मैं खुलकर काम कर पाऊंगा। और निश्चित सरकार नाम की जो चीज होती है, देखिए मैं भी अगर कोई बड़े पोस्ट पे हूँ, नीचे से मुझे फीडबैक ही नहीं मिलेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो बिल्कुल सरकार, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है, इसकी सरकार है। सरकार सरकार होता है, सरकार सबका सरकार होता है। जी हमारी पार्टी का सरकार है, सत्ता है, तो हमारी पार्टी का सरकार और सत्ता है, तो मुझे लगता है कि फिर ज्यादा लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल जो विपक्ष में होते हुए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ काम करवाते हैं, तो हमारी पार्टी की सरकार तो फिर आसानी से होना चाहिए। लेकिन सरकार तक आपकी आवाज तो पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी आपकी चाहिए, समस्या, हाँ आपकी तकलीफ तो पहुंचनी चाहिए, जी तब तो कुछ होगा ना। जी एब्सोल्युटली इसलिए मैं खुलकर काम करूंगा। और मैं मानता हूं कि मैं अगर आपको 2 एग्जाम्पल दूं, जी देखिए ये सब पद प्रतिष्ठा ये सब मेरे लिए बहुत छोटी बात है, इसलिए तो परमात्मा और लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका दिया। मुझे कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी, जो सबसे बड़ी कमेटी है, हाँ जी इंप्रूवमेंट कमेटी और बीएसटी कमेटी, ये 3 कमेटी बड़ी है, उसके बाद में सब बाकी कमेटी है। तीनों कमेटी का चेयरमैन मुझे बनने का अवसर दिया, मैं नहीं जी बना, क्योंकि मेरा एक स्वभाव, मैं बहुत छोटे घर परिवार से आया हूँ। मैं जिस दिन भी मैं तय रिटायर हो जाऊंगा तो मैं जो इज्जत मेरा है वो मैं उसको मैं लेकर घर पे लेके जाऊँ। जी ऐसा कोई बड़े पोस्ट पे काम करने के बाद में देखे हर लोग हर किसी के बारे में अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, जी है ना, अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, तो वो क्षमता मेरे में नहीं है। जैसे मतलब दूसरे लोग करते हैं तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, लेकिन वो क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैंने कभी उसका नजदीक में गया नहीं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो नॉलेज मुझे इतने साल का मिला है, उस नॉलेज के आधार पर मैं काम कर पाऊंगा आने वाले दिनों में, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि पियुष गोयल साहेब तुम्हाला भेटायला आले तिकीट त्यांना दिल्यानंतर, तुम्हाला काय वाटतं की हे काय असू शकतं? हे तुमचं एवढं मोठं मान आहे, सन्मान आहे, त्यासाठी ते इथे आले, त्याविषयी काय बोलाल? नाही, तर उपमुख्यमंत्र्यांनी माझ्या घरी येणं हे खूप मोठी गोष्ट आहे। जी मी 2019चा निवडणूक ज्यावेळी जिंकलो त्यावेळी रात्री त्यांचा 1 वाजता मला फोन आला, जी ते नागपूरला होते। हाँ. मला बोलले गोपालजी मी एअरपोर्टला उतरून तुझ्या घरी येतो। मी बोललो 1 वाजता एअरपोर्टला उतरणार, नंतर माझ्या घरी येणार, नंतर त्यांच्या घरी जाणार, एवढा कशाला एखाद्याला त्रास द्यायचा? म्हणजे मुख्यमंत्री माझ्या घरी येतात तर माझा किती लोकप्रियता वाढेल हे गोष्ट कधी माझ्या मनात बरोबर नाही. बरोबर मी एअरपोर्टला गेलो जी आणि मी त्याला तिकडे भेटलो। अच्छा अच्छा. तर काल परवा ते मला न सांगता झाले, नंतर मला पोलीस लोकांनी सांगितलं 1 तासा अधिक देवेंद्रजी येतात म्हणून, आणि
कारण त्यांना माझा स्वभाव माहिती आहे. बरोबर बरोबर. मी बोललो असतो मी येतो तर मी त्यांना बोलणार बाबा नका येऊ, एवढा त्रास घेऊ नका करून. करेक्ट पण ते आले, ते त्यांचा मोठेपणा आहे. आणि देवेंद्रजी महाराष्ट्रातल्या 2 नेत्यांचा मी नक्की, आशिष शेलारचं आम्ही संगती काम केलेलं आहे. जी जी. आशिष शेलार वगैरे सर्व. पण देवेंद्रजींबरोबर 10 वर्ष मी महाराष्ट्र विधानसभेत काम केलं. गडकरीजी आणि देवेंद्रजी ह्या दोघांनी मला जवळून ओळखलं. जी जी. बाकी सर्व नेते मला म्हणतात की नाही म्हणतात हा एक वेगळा मुद्दा आहे, परंतु ह्या 2 लोकांनी मला जवळून ओळखलं. आणि देवेंद्रजी आले, मला खूप बरं वाटलं. आणि देवेंद्रजींनी मला काही समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला नाही, कारण त्यांना माहिती आहे गोपाल शेट्टी काय आहे म्हणून. एवढे तुम्ही वरिष्ठ नेते आहात, ते तुम्हाला समजूत काय घालणार? त्यांना माहिती आहे की गोपाल शेट्टी साहेब सीझन पॉलिटिशियन आहेत आणि त्यांना सर्व, मी असं काही कुठलंही चुकीचं काम करणार नाही ह्याची जाणीव त्यांना आहे. खरी परंतु गोष्ट. असं असतानाही ते आले, परत त्याचा वेटेज आणखी वाढतो. बरोबर. पण गडबड करणारा माणूस असेल तर मग त्याला जाऊन समजावा लागतो. करेक्ट. इट्स ओके. पण आले, त्यांचा आभार मानतो मी. सर, हे ग्रोवेल मॉलचं जे प्रकरण आहे, 2-3 दिवसापूर्वी आम्ही पाहिलं की तुम्ही खूप प्रयत्न केले, खूप खटाटोप केले आणि ते मॉलमधून पब्लिकला त्रास होता कामा नये यासाठी तुम्ही रोडच्या साठी परवानगी घेऊन दिली. उस विषय में कुछ बताइए सर. नहीं, देखिए ग्रोवेल मॉल जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी. और प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जो रोड जाता है उसको सीओडी के जमीन में से निकल कर जाता है. अब सीओडी के लोग जमीन रास्ता बनाने के लिए भी देते नहीं है. अच्छा. सारी जनता को मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जीआर निकाला स्पेशल. हाँ. उसकी कॉपी में चाहिए तो आपको दूंगा, मैं प्रेस वालों को दिया मैंने. और उन्होंने कहा कि रास्तों का जो भी जगह है वो तुरंत, अगर कॉर्पोरेशन मांगती है तो आपने तुरंत देना चाहिए. तुरंत देना चाहिए. उसके बावजूद भी वो दे नहीं रहे. मलाड में अगर आप देखेंगे, सबवे से निकलकर हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो सीओडी के गेट के पास एक स्ट्रक्चर है, बराबर. वो निकलेगा तो रोड बड़ा हो जाता है. वाइडनिंग हो जाएगी. देखिए, डिफेंस वाले ने सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में लेकर भी उस स्ट्रक्चर को निकालना चाहिए, ताकि उसका द्वार है जो बड़ा हो जाएगा. उसका गेटअप भी आएगा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो निकालते नहीं है. कॉर्पोरेशन के लोगों ने बार बार नोटिस दिया है, लेकिन फिर भी वो निकालते नहीं है. मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जीआर निकाला. अब मेरे पार्टी के लोगों को मैंने कहा कि देखिए, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं कितने नीचे उतरूं इसका भी एक लिमिट होता है. एक हिसाब एक दायरा होता है. एक हिसाब किताब होता है जी. क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो लोकशाही में. हाँ जी. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मैं गोपाल शेट्टी, मेरा एक अपना एक वजूद है, मेरा एक अपना एक तरीका है काम करने का. लेकिन नए कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, वो पेंडिंग है. और ये ग्रोवेल मॉल का हमारा एक सीसी सेट्टी करके वहां पर कार्यकर्ता है, बहुत एक्टिव है, छोटे मोटे काम करता रहता है, उसका उत्साह बहुत है. जी जी. लेकिन कभी भी कार्यकर्ताओं को ये भी मालूम होना चाहिए कि डेवलपमेंट प्लान में रोड बता दिया यानी वो कॉर्पोरेशन का नहीं होता है. करेक्ट. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है. उसने या तो हैंड ओवर करना चाहिए टीडीआर लेकर, या तो फिर उसको कंपेंसेशन देना पड़ता है. कंपेंसेशन लेने के लिए प्रोसीजर करने पड़ते हैं. हाँ जी. कंपेंसेशन भी कोई मांगा और कॉर्पोरेशन ने पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होता. फिर वो मिलीजुली हो जाएगा. इसलिए उसका प्रोसेस है, प्रोसेस बहुत लंबा है, 4-5-7 साल का प्रोसेस है. तो उसके बावजूद भी ग्रोवेल मॉल वाले ने उसको पब्लिक के लिए ओपन किया है. लेकिन वो 60 फीट रोड है, तो 60 फीट उन्होंने पूरा ओपन नहीं किया, अभी 40 फीट तक किया है. तो मैं परसों विजिट करके उनको कहा कि आप इसको 60 फीट कर दो, और अभी 1 वे है तो हमने कहा कि 2 वे ट्रैफिक चालू करेंगे, सेंटर डिवाइडर डाल देंगे. अब ये 1 वे होने से क्या होता है कि दोनों साइड वापस लोग पार्किंग करते हैं और लोग बीच में से जाते हैं. हमने कहा कि नथिंग डूइंग, हम बीच में मीडियन सेंटर डिवाइडर डाल देंगे, ताकि ये पार्किंग का भी झगड़ा खत्म हो जाएगा और बहुत पहले से काफी रिलीफ मिलेगा. अब उन्होंने 2 दिन में प्लान बनाकर मुझे देने का आश्वासन उन्होंने दिया था. अभी 1 दिन में मैं फिर एक बार उसको टच करके ये रोड हो जाए, वैसा मैं प्रयास करूंगा. हमारे कांदिवली के विधायक अतुल भातखलकर जी, 10 साल हो गए उनको एमएलए बनकर. बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया. लेकिन मैं हूँ, योगेश सागर है, ये हम सब कॉर्पोरेशन से निकले हुए लोग. हाँ जी. हाँ जी. तो कॉर्पोरेशन में जिन्होंने काम किया उनको ये सारे शहर के मुद्दों का जानकारी और नॉलेज बहुत ज्यादा होता है. हाँ, सारे नियम भी पता होते हैं. हाँ, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते. अतुल जी को नॉलेज नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब नहीं. अतुल जी को तो कुछ विषय पर हमसे भी ज्यादा नॉलेज है उसको, उनको पॉलिटिक्स में, क्योंकि उतना वो पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं. लेकिन वो ध्यान दे रहे थे इस पे, और मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर अगर ये काम किया तो थोड़ा जल्दी हो जाता, अच्छा हुआ होता था. लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, उसको हम कर लेंगे आने वाले दिन में, जल्दी से जल्दी कर लेंगे. जी जी. सर, मुझे एक बात बताइए कि आप
को कई भाषाओं के ऊपर प्रभुत्व है। जी। आपको कौन कौन सी भाषाओं की जानकारी है, और सुना है कि आप जनता से उनकी भाषा में ही बात करते हो, और वो उनको खुशी होती है कि शेट्टी साहब एक साउथ इंडियन होने के बावजूद भी कई भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके दिल को तसल्ली होती है। सर, आप कुछ बताइए इस विषय में। देखिए, भाषा ये हमारे देश की खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। लैंग्वेज इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। एब्सोल्युटली। और लैंग्वेज में आप बोलते हो तो क्यों भाई कैसे हो, तो लगता है हमारे नॉर्थ इंडियन वाला है। पानी पिए बगैर भी आपका प्यास मिट जाता है। क्या हो, कैसे लगता है अपना कोई है, केम छो। गुजरातियों को लगता है आपड़ो मानस है। तो ये भाषा का तो एक विशेषता होता है। और मैंने बचपन से ही देखे, आई एम ए ह्यूमन लवर। एब्सोल्युटली, आई एम ए ह्यूमन लवर। तो मैं जब आपको चाहता हूं तो मैं आपके भाषा को भी मैंने चाहा है। मैं आपको चाहूंगा और आपके भाषा का मैं अपमान करूंगा, क्योंकि आप देखते हैं पूरे देश में हमारे जो साउथ के लैंग्वेज का लोग कभी कभी थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। जी जी। इसलिए साउथ का लैंग्वेज बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं। हाँ हाँ हाँ। लैंग्वेज का आप सम्मान करिए तो आप ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे। मैं गुजराती बोलता ही नहीं हूँ तो गुजराती पढ़ता भी हूँ। मराठी बोलता ही नहीं हूँ तो मराठी में पढ़ता भी हूँ। कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट होने की वजह से अंग्रेजी जी, तो मैं You have a good command over the English. Yes. I don't want to boast myself that I have a good No, command. but I know you have a good command over English. I use less English. Yeah. The reason behind that is के देश के प्रधानमंत्री जब हिंदी, और भारत देश का एक हमारा सपना है कि हम हिंदी को बहुत आगे बढ़ाए, तो आपको बहुत बड़ा पोस्ट मिलने के बाद में आप अंग्रेजी ठोकते रहोगे तो फिर हिंदी भाषा पीछे रह जाता है। सामने वाला अपने को थोड़ा लो प्रोफाइल वाला मानता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश आप दो चार, इंग्लिश का तो ऐसा है कि डिक्शनरी में जो वर्ड भी नहीं होगा वो आप बोल दोगे, सामने वाले को लगता है तो अपना बाप है। वो वर्ड है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, तो उसको लगता है ये भाषा ये है। तो मुझे उसका कोई, मैं लैंग्वेज लवर हूँ, ह्यूमन लवर हूँ। तो मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती और हमारे मदर टंग जो है वो बोलता हूँ। मैं मलयालम और तमिल बोल नहीं पाता हूँ लेकिन समझता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारा आता है, नहीं, लेकिन जितना सीख पाया उतना सीखा। और अब एक उम्र हो गया, अभी रुकने का समय आ गया ना, अभी और कुछ नया नहीं सर, उम्र का पीरियड नहीं है अभी। एज इज जस्ट अ नंबर, इट इज इन योर माइंड। Even though the learning age is also there, in that age only you learn. After you cross 50-60, it is not that much easy to learn anything new, language or anything else also. Yeah. सर, जैसे शेट्टी साहब ने बताया कि भाषाओं से प्यार करना चाहिए, आप जो भाषा में बात करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे इन्होंने कहा कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि जिसके शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं, और लेकिन समझते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे भाषा के बारे में कह रहे हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में जाके एक इतिहास बनाया था। उन्होंने हिंदी भाषा में वहां पे भाषण दिया था, और सारे लोग उनसे हतप्रभ हो गए थे कि देखिए, एक भारत के प्रधानमंत्री अपने देश की भाषा को यहाँ लेके आए हैं और यह बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा ही नहीं बोला उन्होंने, तो हिंदी पोशाक धोती पहन के गए थे, जी, मुझे स्मरण है। और ये इतिहास बन गया, इतिहास बन गया है। हाँ। इतिहास बन गया। तो यही तो खूबसूरती है ना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं तो हिंदी का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो शुरुआत के दिनों में ऐसा किसी को लगता था कि साहब को हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी बहुत आती नहीं होगी, लेकिन एक दिन तो उन्होंने 1 घंटे का भाषण पेपर हाथ में लिए बिगड़ भी दे दिया। यार, उन्होंने देश के लोगों को परिचय दे दिया कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भाषण भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हिंदी है। हिंदी है। और मैं देश के प्रधानमंत्री का हम सब लोगों ने मिलकर अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि मैं कोई इंग्लिश का विरोधी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मराठी बच्चों को कभी जाता हूं तो उनको ये कहता हूं कि हम मराठी, महाराष्ट्र में मराठी का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे, लेकिन बच्चों ने इंग्लिश भी सीखना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल। आपको ग्लोबल दुनिया में आने वाले दिनों में जीना है, तो ग्लोबल लैंग्वेज तो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो उसको आप पीछे छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। तो अंग्रेजी भी आपने बोलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है। उसको आप प्रोफेशनल जहां पर आवश्यकता वो करिए, पढ़िए, जो भी करना हो करिए, लेकिन राष्ट्र का भाषा हिंदी, उसको तो आपने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आप मराठी बोलिए, कर्नाटक में आप कन्नड़ बोलिए, गुजरात में आप गुजराती बोलिए। तो सभी भाषा जीवित रहना चाहिए। सर, अभी जैसे ये आप कह रहे हैं आपकी जिंदगी में ये चुनाव के बाद एक ठहराव सा आ जाएगा,
और नहीं, आगे कामकाज के बारे में ठहराव से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं जी आएगा, बिल्कुल ओके। बिल्कुल नहीं आएगा ठहराव। आगे आप इसके आगे सुना है कि आपको केंद्र सरकार भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बहुत बड़ा पद देंगे, राज्यसभा का पद देंगे, इस विषय बिल्कुल 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 ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जी जी कल हमारे एक मित्र डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने उनके घर में कुछ लोगों को बुलाया था, तो उन्होंने वहां पर लोगों को बताया, तो मैं खड़े होकर कहा बिल्कुल नहीं जी नहीं, तो किसी को मन में ये आ जाएगा इनको कुछ मिलने वाला है इसलिए काम करते हैं, नहीं, नथिंग डूइंग। मैं आपको बताता हूं कि लोगों का कर्जा मेरे ऊपर अभी भी है, पार्टी का भी कर्जा मेरे ऊपर है। मैं बोल रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन जितना दिया उतना मैंने रिटर्न नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मुझे पब्लिक का काम तो करना ही आने वाले दिनों में, कुछ देने वाले हैं इसके लिए नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मुझे स्टैंडिंग इंप्रूवमेंट और बीएसटी कमेटी का चेयरमैन मिला था, मैंने नहीं लिया। मैं कोई कुछ पाने के लिए काम मैंने कभी भी नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा। जी जो मिलना है वो मिलेगा ना, भगवान देंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैंने आपको देखा है कि कोरोना के समय पे आपने सरकारी मदद जो थी उसके अलावा भी आपने कई संस्थाओं को, जैसे जैन लोगों को बोला, आपने जैन मंदिर में जाके हजारों लोगों को राशन बंटवाए, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे ये जो कोरोना आ गया था तो लॉकडाउन की बात आ गई, तो एक लेटर इशू हुआ था कि किसी ने घर से बाहर निकलना नहीं है वगैरह। हाँ जी हाँ जी ओके। और साथ साथ में मैंने ये देखा कि हमारे पुलिस के लोग काम करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में आ गया, ये पुलिस ये भी तो मानव है, इसके भी घर में बीबी है, बच्चे हैं, तो जब ये काम करेगा तो मैं एक जनप्रतिनिधि हूं तो मैंने भी काम करना चाहिए। सही है। मैंने उस आदेश को बाजू में रखकर मैं निकल गया बाहर और मैं काम करने लग गया। मुझे काम करते हुए देखते हुए बाकी पार्टी के कार्यकर्ता निकले और बाकी बहुत सारे एनजीओ निकले और देखते देखते एक बहुत बड़ा काम खड़ा हो गया जी। यानी लगा ही नहीं कि भारत देश में कोरोना है करके। कोरोना है तो कोरोना से दुगने स्पीड में लोगों को मदद करने के लिए लोग बाहर आ गए। तो एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई और मुझे लगता है कि यह ताकत के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा करिश्मा और करके दिखाया कि देश में वैक्सीन का निर्माण उन्होंने किया। साहब इतना बड़ा जब आपदा आती है तो लोग तो हल जाएंगे, क्या करना है करके घबराहट हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतना, वो जो एक फिल्म आया कैसा वैक्सीन लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, वो देखेंगे तो आप तो एकदम दहल जाएंगे। देश के लिए मर मिटना, कुर्बान होने की भावना आपके मन में जगेगी। किस हालात में, किस परिस्थिति में उन्होंने काम करके वैक्सीन बनवाई किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, आप एक जवाबदार व्यक्ति हो सर। ये उपलब्धि के साथ ही भारत की जनता को देने के अलावा प्रधानमंत्री जी ने कई छोटे छोटे देशों, गरीब देशों को भी ये वैक्सीन दी, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ। और आपने भी हर जगह पे कोशिश की कि किसी को भी कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं हो, दवाइयां आपने पूरी उपलब्ध कराई। अब प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, पूरी दुनिया में जो दवाइयां बांटी, उससे आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है। इसके बाद में तो मुझे स्वयं कोविड हो गया तो मैं जाकर बोरली के एक ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मुझे एक घटना याद आती है, हमारी शकीला नाम के एक मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो पोईसर ईस्ट में रहती है। जी। उसको कोविड हो गया तो एडमिट हो गए, तो थोड़ा आगे के स्टेज तक पहुंच गई। तो उसकी बच्ची साबिया उसका नाम है जी, बड़ी है, साबिया उसका नाम है। तो उसने मुझे फोन किया, रेमडेसिविर चाहिए कि कहीं मिल नहीं रहा था। तो मैंने फिर कोशिश करके उनको 2 रेमडेसिविर दिलाया। तो रो रही थी, वो फोन पे चिल्ला रही थी, और जैसे उसको मैंने इंजेक्शन भेज दिया, उसको लगा दिया, वो बच गई, आज भी वो सही सलामत है। तो मुझे वो घटना याद है। बहुत सारे कामों में एक मुझे बहुत अच्छा याद आता है, लेकिन रेमडेसिविर भी बहुत सारे लोगों को देने का काम हमने किया। मैं इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं को बहुत बड़ा धनवान है, मैंने अपना कोई रुपया खर्चा किया, बिल्कुल नहीं किया। ये आपका बड़प्पन है सर। हमने, लेकिन बिल्कुल देखिए, मैं आपसे छुपा सकूंगा, भगवान से तो नहीं छुपा। सही बात है, सही बात है। लेकिन लोगों ने दिया, मैं तो पोस्टमैन का काम करता हूँ, लोगों ने दिया, उसको पहुंचाने का काम मैंने किया। जी। आगे भी करूंगा, लेकिन अभी आगे थोड़ा मन में है कुछ, लेकिन वो 2 महीने के बाद बात करेंगे। कुछ अलग ढंग से काम करने का सोचा है सर। जैसे लोग कहते हैं कि ये ऑपोजिशन है, ये रूलिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपोजिशन पार्टी वाले भी आपके पास आते हैं कि शेट्टी साहब ये काम नहीं हुआ है, आप उनके काम को भी प्रायोरिटी देके, यू गिव प्रायोरिटी टू देयर वर्क एंड यू गेट इट डन। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं आई एम नॉट अ गैंग लीडर। यस, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हूँ, और पार्टी का जनप्रतिनिधि का काम है, जिसने आपको वोट दिया, जिसने नहीं दिया, सबके लिए काम करना। बिल्कुल। आज उसने वोट नहीं दिया, मैं उसका काम करूंगा तो हो सकता है कल देगा ना। हाँ जी। और ऐसा करते करते तो मैं जोड़ा, मैं पहला चुनाव
54 वोट से जीता जी और लास्ट चुनाव जीता वो 4.25 लाख का मार्जिन से जीता। जी जी तो जो लोगों एक को इतिहास जोड़ा हो ना, गया महाराष्ट्र में, मतलब इतिहास हो गया। इतिहास हो गया, लेकिन लोगों को जोड़ा ना, सबका हाँ, काम मैंने किया ना। मैं जी, बोलूंगा जी। ये कांग्रेस वाला है, ये राष्ट्रवादी वाला है, ये वो है, तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ जनता समझ के कि ये हमारे यहाँ की जनता है, उस हिसाब से आपने काम किया। एक मानव को दूसरे मानव का सेवा करने का मौका मिला, एक मानव के पास दूसरा मानव आ रहा है कुछ मांगने के लिए, सब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल क्या हो सकती है? बिल्कुल। जैसे शेट्टी साहब ने कहा, अगर एक मानव दूसरे मानव के काम में नहीं आएगा तो मानवता खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हर जनता को, हर कार्यकर्ता को, हर नेता को इस चीज में समझ के चलना चाहिए कि मानव धर्म परम धर्म, और शेट्टी साहब उसी आधार के ऊपर जनता का काम करते हैं। शेट्टी साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।